ठीक है। तो रिएक्ट के अंदर कुछ इश्यूज हैं ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। जो मैंने आपको एक बात करी थी कि जो हम आगे चल के एक बड़ा नाम सुनेंगे, रेंडरिंग। हमने अभी तक काफ़ी देखा, हमने बोला कि भाई मैप कर दो, उसको रेंडर कर दो, कंपोनेंट रेंडर कर दो। ये काफ़ी दफ़ा हमने रिपीट किया है। लेकिन इसी में एक कॉन्सेप्ट निकलता है री रेंडरिंग का, यानी कि एक कंपोनेंट रेंडर हुआ उसके बाद दोबारा रेंडर होता है। ठीक है। तो ये चीज़ रिएक्ट के अंदर कहीं कहीं सही भी है, मतलब प्रॉस और इसके कॉन्स दोनों हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर जगह आपको नजर आएंगे। लेकिन कहीं कहीं इसका री रेंडर होना सही चीज़ नहीं है। अब इससे पहले री रेंडरिंग होती क्या, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। सही है। हमारा कौन सा चल रहा था, होम के अंदर थे ना हम, ठीक है। सही है। अभी भी थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ, यानी कि अभी हम प्रोजेक्ट से हट के थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है डिस्कस करना, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी सारी, ठीक है, इसको तो छोड़ दो। ये किस चीज़ का नाम पता नहीं, किस चीज़ का आ रहा है, हेडर के अंदर चल रहा है, ठीक है। अब जो री रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई एक कंपोनेंट मैंने अगर लॉक किया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, मैंने उस पर लॉक कर दिया, फर्ज करो मैंने यहाँ पे लॉक किया है इस होम के ऊपर, ठीक है, और मैंने एक यूज इफेक्ट चला दिया है, ठीक है, और उस पर मैंने जो है लॉक कर दिया। CLG पेरेंट रेंडर, ये पेरेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, पहले इस हेडर को बंद कर देता हूँ, 1 मिनट। लेआउट, हेडर, लोकेशन, सही है। पेरेंट रेंडर आ रहा है, सही है, 2 दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आने का रीज़न आपको पता है, सही है। अभी फर्ज करो अभी एक ही दफ़ा चला है और पेरेंट रेंडर हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ भी करता हूँ, जैसे मैंने हम लोगों ने उसमें देखा था कि अगर मैं यहाँ पे एक फर्ज करो एक यूज स्टेट बना लेता हूँ, ठीक है, यूज स्टेट, स्टेट स्निपेट, और उसको क्या कर देते हैं, स्टेट कर देता हूँ, सेट स्टेट। सेकंड को हटा के समझो मैं सिर्फ एक 0 कर देता हूँ। इस होम को हटा के एक बटन लगा देते हैं, बटन पे क्या कर देंगे, ऑन क्लिक का एक इवेंट, सही है, और उसमें कर देंगे सेट स्टेट, ठीक है, क्या करेंगे, स्टेट +1, सही है। अब देखो काफी दफा चला है ना ये बटन कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। तो ये बटन में हमने कुछ लिखा नहीं है ना, यहाँ पे नजर कैसे आएगा, क्लिक, सबको नजर आ रहा है। अब मैं क्लिक पे क्लिक करता हूँ, कुछ हो रहा है, पता नहीं चल रहा, कुछ हो रहा है इधर, तो कैसे पता चलेगा, हमें यहाँ पे स्टेट को रखना पड़ेगा ताकि पता तो चले वो क्या रहा है। सही है, कुछ भी नहीं चल रहा, नॉर्मल है ना चीजें। अब मैं एक चाइल्ड कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट में सिर्फ यहाँ पे बना देता हूँ एक कॉन्स्ट चाइल्ड, रिटर्न, किसको रिटर्न कर रहे हैं हम, एक डिव रिटर्न कर रहे हैं बस, चाइल्ड, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वही यूज इफेक्ट चला देते हैं।
चाइल्ड रेंडर, चाइल्ड को एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत हमें है नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, स्टेट के बाद मैं इसको यूज़ करूँगा चाइल्ड। सही है, तो मेरा कंपोनेंट मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। क्लियर है? सही है, क्या हुआ भाई, चाइल्ड रेंडर हुआ, पेरेंट यानी कि यहाँ तक चला चाइल्ड और पेरेंट आ गया। ठीक है, ये 2 दफ़ा आ रहा है, इसको छोड़ दो। इसको एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। सही है भाई, चल रहा है, सही चल रहा है। अच्छा जी, अच्छा देखो, अब जब मैंने इस क्लिक वन पे क्लिक किया तो इसने क्या किया, पेरेंट को भी रेंडर किया है और चाइल्ड को भी रेंडर किया है। सही है, मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो पेरेंट भी रेंडर हो रहा है और चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है। सही है, अब ये फर्ज करो, अभी आपको सिनेरियो बहुत आसान लग रहा है कि यार ये तो 2 कंपोनेंट है। अब इसके चाइल्ड अगर मेरे पास कोई 4-5 कंपोनेंट होते और वहां पे अलग अलग एपीआई कॉल्स हो रही होती, तो ये रेंडर का मतलब है ये दोबारा एपीआई कॉल करता और उसमें से सारा डाटा दोबारा लाने की कोशिश करता। सही है, तो ये रिएक्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जो कि रिएक्ट ने इसको फिक्स करने के लिए चीज़ें बताई भी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। कहीं ज़रूरत होती है रीरेंडरिंग की, कहीं ज़रूरत होती है हमें वाकई में कि हम चाहते हैं दोबारा रीरेंडर हो। जैसे डैशबोर्ड की मैं बात करता हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार रीरेंडर हो ताकि नया डाटा है मेरे पास, है ना, मुझे बार बार रिलोड ना करना पड़े। अगर मैं एक जगह चेंजेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो भाई वो भी समझो काइंड ऑफ रिफ्रेश वाला हिसाब किताब होता है उसका, तो वो नया डाटा ले आएगा अगर वो दोबारा पे कॉल करेगा। बात समझ में आ रही है? तो वहां हमें जरूरत है भाई, रीरेंडर की जरूरत है, लेकिन कहीं हमें जरूरत है ही नहीं रीरेंडर की, तो ये जबरदस्ती रेंडर होता है। नजर आ रहा है ना आपको? मैंने किसको रेंडर किया है, मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने सिर्फ पेरेंट को क्लिक किया था, लेकिन रेंडर क्या हो गया, चाइल्ड। हालांकि चाइल्ड को मैं चाहता ही नहीं था रेंडर हो, लेकिन ये तो मैकेनिज्म ही तो होगा। आपने पेरेंट को छेड़ना है तो अब आप जितने भी चाइल्ड होंगे सारे रेंडर होंगे, सारे री रेंडर होता है, इसको कहते हैं री रेंडर। क्योंकि रेंडर पहले हो चुके हैं, वो दिख चुके हैं, यानी कि शो हो चुके हैं, लेकिन जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो वो क्या हो रहा है, दोबारा चल रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं। हाँ, पेरेंट का रेंडर होना समझ में आता है, क्योंकि स्टेट में यूज स्टेट हम यूज करते हैं तो वो रेंडर करता ही करता है। बात समझ में आ रही है? जब मैं यूज स्टेट यूज कर रहा हूँ पेरेंट के अंदर तो ये रेंडर हो रहा है, समझ में आती है कहानी। क्योंकि जब मैं स्टेट यूज कर रहा हूँ इसका होना समझ में आता है, लेकिन चाइल्ड का होना समझ में नहीं आता, ना मैं नीड है इस चीज की। तो ये एक प्रॉब्लम है रिएक्ट की, इसको फिक्स किया जाता है। हमारे पास 3 हुक्स होते हैं इसके। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा, कहाँ पे रखे थे हम लोगों ने हुक्स को, कहाँ लिखा था यार, प्राइवेट राउट में, हाँ ये रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी 2 हुक होते हैं, ये यूज मेमो और यूज कॉल बैक। ठीक है, इससे भी एक हमारे पास फिक्स हो सकता है, और दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम उसको रिएक्ट मेमो के अंदर डायरेक्ट रखते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम होम पे यहाँ पे आते हैं, हमने चाइल्ड बनाया ना, हम यहाँ पे रख दें रिएक्ट डॉट मेमो। सही है, और ये भी एक क्या है, और ये कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये एक आ गया। ठीक है, रिएक्ट इंपोर्ट नहीं है। सही है, अब देखो, अब मैं चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या हो रहा है,
सिर्फ कौन सा रेंडर हो रहा है, पेरेंट रेंडर हो रहा है। तो ये चीज आप इस चीज से फिक्स कर सकते हो कि आप चाहते हो क्या कि रेंडर री रेंडर चीज ना हो। तो आप कैसे फिक्स कर सकते हो, आप चाइल्ड को रैप कर सकते हो रिएक्ट मेमो के अंदर, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। अच्छा, अब इसको सिंपल मैं बताऊं, इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, रिएक्ट मेमो वर्सेस यूज मेमो वर्सेस कॉल बैक, ठीक है। तीनों का काम एक ही है, क्या है, तीनों का काम सिर्फ ये है, री एंटर से रोकना, ठीक है। अब फर्क है, और तीनों ज्यादातर ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिमाइजेशन ही हो गई ना। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ कौन सा रेंडर हो रहा है, पेरेंट। उससे पहले क्या रेंडर हो रहा था मेरे पास, चाइल्ड, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई। एक है हमारे पास यूज मेमो। यूज मेमो एक, पहले मैं इसको आपको पहले सेंटेक्स दिखा देता हूँ, उसका एक काम करता हूँ, ठीक है। अब ये मुझे यहाँ मिल जाए, क्योंकि ये शायद यहाँ मिले ही नहीं, देखा यहाँ नहीं मिलेगा, ये आ तो रहा है, वैसे आ रहा है, रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, अब देखो ये इस नोट को पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो इन्होंने नोट्स लिखा हुआ है, उसको पढ़ो। क्या समझ में आया? मेमोराइज करना है, किसको मेमोराइज करता है ये, लिखा हुआ है क्या, ऑटोमेटिकली मेमोराइज वैल्यूज एंड फंक्शंस, ठीक है। ये नोट ये चीज डिफाइन कर रहा है कि ये यूज कॉल बैक क्या करता है, मेमोराइज कर लेता है वैल्यूज और फंक्शंस को। मेमोराइज का मतलब ये इन्होंने लिखा हुआ है मेमोराइज, ठीक है। इससे क्या मुराद है, मेमोरी से क्या मुराद है, मेमोराइज करके बोलता है ना, आपको इंग्लिश का वर्ड है ना, तो नॉर्मली क्या इससे क्या मुराद होता है, याद कर लेता है। क्या याद कर लेता है, वैल्यू को याद कर लेता है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए, सही है। मतलब मिसाल के तौर पे आपका एग्जाम है, आप घर से पढ़ के जाते हो, वहां जाके तो नहीं पढ़ते ना। एक मिसाल है, आपके पास टाइम नहीं है, वहां जाके डायरेक्ट लिखते हो, तो आप क्या करते हो, याद करके आए हो, तो मेमोराइज होता है आपका। तो ये यूज मेमो क्या करता है, ये मेमोराइज कर लेता है कंपोनेंट को, कंपोनेंट को क्या कर लेता है, या फंक्शंस को, इन्होंने लिखा है ना वैल्यूज और फंक्शंस, उसको मेमोराइज कर लेता है। मतलब इसके अंदर मैं ऐसी कैलकुलेशन कर सकता हूँ या ऐसा कोई काम कर सकता हूँ, उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ किसी भी चीज के लिए। ये उस डाटा को याद कर लेता है, दोबारा री रेंडर करने की जरूरत इसको नहीं पड़ती। ये बात समझ में आई या नहीं? हाँ ना, मैं जवाब दो यार, पता नहीं चलता, दोबारा बताया ना। अब यहाँ पे आओ, ठीक है। यूज मेमो मैंने यूज किया है, ठीक है। यूज मेमो कैसे यूज किया है, सिंपल है। यूज मेमो एक क्या है, आपके पास हो क्या है, जो एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा है और डिपेंडेंसी ले रहा है। ये बिल्कुल सिमिलर है आपका यूजर पैक की तरह, ऐसा ही है। यूजर पैक ऐसे ही चलता है ना। यूजर पैक आपका क्या है, एक आपके पास क्या है, हो क्या है, कॉल बैक फंक्शन, डिपेंडेंसी है, बिल्कुल सेम है ना। सिर्फ एक वेरिएबल असाइन हो गया इसको। यूज मेमो क्या बनाया इन्होंने, अंदर कॉल बैक फंक्शन डाल दिया और कुछ डाटा डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ पढ़ के जाओ, समझ में आया कि यार चीजें क्या कह रही हैं। कैश या कैलकुलेशन बिटवीन री रेंडर, यानी कि मैं चाह रहा हूं कि कुछ डाटा मुझे कैशे करना है, कुछ कैलकुलेशन कैशे करनी है, मैं नहीं चाहता दोबारा वो काम करे। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने ई कॉमर्स की प्रोडक्ट बनाई, उसमें मल्टीपल कलेक्शन हुई, आपने आपका पेज रेंडर होगा, वो कैलकुलेशन मल्टी दोबारा करेगा वो, यानी कि जो फंक्शन होगा वो दोबारा चलेगा। आपने कुछ ऐड किया ही नहीं, किया कुछ भी नहीं किया आपने, लेकिन वो फंक्शन दोबारा चलेगा, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी। फर्ज करो उसका रीरेंडर था एक स्टेट पे, जो है ना आपने रखा हुआ था कि भाई, जैसे हमने देखा अभी, हमने यूज स्टेट पे क्लिक किया तो क्या कर रहा था, वो रीरेंडर कर रहा था। अब वहां पे कोई इस तरह का ऑप्शन होगा, कुछ क्या बोलेंगे, सेलेक्ट बॉक्स होगा, जिसको आप चेक कर रहे होगे, टेस्ट कर रहे होगे, ठीक है। उसने कर दिया रीरेंडर। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग थी, उसमें टाइम टेकिंग था, सही है, तो उसमें लग गया टाइम,
तो वो चला गया, उस कैलकुलेशन को दोबारा करने की जरूरत नहीं थी आपको, क्योंकि आपको आउटपुट मिल चुका था। यहां मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? या ऊपर से आ रही है? जल्दी बताओ, कितनों को आ रही है? तो बोलो ना मुंह से, भाई नहीं समझ में आ रहा, मुझे कैसे पता चलेगा? दिलों का हाल थोड़ी जानता हूँ। आप मुझे बताओगे तो पता चलेगा ना मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी तक यार रिएक्ट पे आगे कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ, इतना सब अपनी क्लास में बोल दो कि भाई नहीं समझ में आ रहा। सबको नहीं आ रहा ना, तो बोलो शर्मा क्यों रहे हो? मैं एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ कि लाओ भाई पैसे दो, दोबारा समझाऊंगा। वही 2,000 रुपए जो आपने दिए महीने के, उसी में सब कुछ मिलता है आपको। तो बोलो ना नहीं समझ में आ रहा। देखो ये सिंटेक्स समझ में आ रहा है? विजिबल टू डूज ये समझ में आ रहा है? कीवर्ड क्या कर रहा है? ये फिल्टर टू डूज से समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? फिल्टर कर रहा है टू डूज को। ठीक है, टू डूज आ रहे हैं और आगे टैब है। ठीक है, टू डूज और टैब यानी कि इसकी डिपेंडेंसी, जैसे यूज इफेक्ट पे होता है कि ये चीज अगर हिलेगी तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। यूज मेमो भी यही काम करता है। अगर जब तक ये चीजें अपडेट नहीं होती या चीज चेंज नहीं होती, हिलेंगी नहीं, ये काम नहीं करेगा। अब ये हमारे पास क्या कोई स्टेट है? जरूरी नहीं है, ये वेरिएबल भी हो सकता है सिंपल सा। अगर वो भी अगर आपने अपडेट किया तो ये तब भी चलेगा, अदरवाइज उससे पहले नहीं चलेगा ये चीज। यहाँ तक क्लियर हुई, से बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो यूज मेमो के अंदर अभी उन्होंने बोला कि भाई क्या रखा जाता है? कैलकुलेट वैल्यूज डिपेंडेंसी। अब कैलकुलेट वैल्यूज क्या है भाई? कुछ फंक्शन हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आ रहा है जो कि एक फंक्शन में कुछ डाटा कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, इस कैलकुलेशन की बेस पे मेरे पास नीचे काम रेंडर हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? यानी कि फिल्टर टू डूज हुए, सही है, वो मैंने एक काइंड ऑफ एरे में रखे हुए थे जो कि मैप चल रहा था नीचे। यहाँ तक समझ में आई कहानी? अब जिसने रिएक्ट की प्रैक्टिस करी इतना तो समझ में आ रही होगी कहानी उसको, कि भाई मेरे पास एक एरे था, सही है, और जो यहाँ पे मैप चल रहा था, सही है। ये फिल्टर फंक्शन चलेगा तो कुछ ना कुछ फिल्टर कर देगा वो। और यहाँ पे अगर मैप में अगर मेरे पास कोई 10 चीजें थी तो मैंने फिल्टर करके 3 दिखा दी या 2 दिखा दी। सही है, ये कहानी समझ में आ गई? चलो, अच्छा आगे चलो, अब जरा इसको पढ़ो। तोड़ तोड़ के पढ़ना एक एक लाइन को। सही है, अब मैं किसी से भी पूछ लूंगा कि यहाँ तक मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो भाई क्या लिखा हुआ है। ठीक है, रेडी है ना सब? ये नहीं है? रेडी है ना? पूछ लो ना। पढ़ लो पहले फटाफट, पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ लो। हालांकि इस चीज में सारी चीज समझ में आ जाएगी, मुझे मुझे ज्यादा लगता है अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना ये पैराग्राफ, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी मेरे हिसाब से। पढ़ लिया सबने? अच्छा भाई, तो यहां तक पढ़ो आप। कंवल, क्या नाम है आपका? कंवर। क्या मुराद है इससे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, हम कैशे करना चाहते हैं, कैशे करना चाहते हैं, लिखा हुआ दैट यू वांट टू कैशे। ठीक है, आगे चलो। इट शुड बी प्योर, प्योर होगी यानी कि जो डाटा होगा वो एग्जिस्टिंग डाटा, ये मतलब पुराना जो डाटा था वही डाटा होगा। प्योर का मतलब यही होगा ना यहाँ पे। आगे चलो, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। ठीक है, मतलब आगे रिटर्न कर देगा, यानी कि कोई भी डाटा होगा वो आपका उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलो, अब यहाँ से लेकर जरा यहाँ तक पढ़ दो फटाफट। आप अब्दुल्ला। डिपेंडेंसी, ये बात पूरी इंग्लिश में साफ समझ में आ रही है? जिसको नहीं आ रही है मैं समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। आप बताओ भाई अब्दुल्ला, फिर क्या मुराद है इससे? सही है, सेम वैल्यू रिटर्न करेगा।
अगेन इफ द डिपेंडेंसी हैव नॉट चेंज सिंस द लास्ट रेंडर, यानी कि आपकी जो भी कैलकुलेशन है, मतलब आपका जब फंक्शन एक बार चलता है, फर्स्ट टाइम आपका पेज रेंडर हुआ, वो फंक्शन चलेगा, जिसका काम कैलकुलेशन करना है या कुछ भी करना है वो चलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब लिखा हुआ है ऑन नेक्स्ट रेंडर, अब कुछ भी हो सकता है, हमने उसको रेंडर कर दिया। सही, जैसे मैंने आपको कहा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर कर हो रहा है, अभी तो मैंने उसको रोक दिया, लेकिन अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाते हो वहां पे आप उसको नहीं रोक पाते, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है ऐसी चीजें हो जिसको रेंडर करना भी है, एक चीज को रेंडर करना है, एक चीज को रेंडर नहीं करना, तो तब क्या करोगे? मेरी बात समझ में आई? चाइल्ड कंपोनेंट को रेंडर करना है, सही है, क्यों करना है? क्योंकि उसके अंदर दो वैल्यूज, इस टाइप की वैल्यूज है, एक को आपने करना है और एक को नहीं करना। तो आप अगर डायरेक्ट रिएक्ट मेमो में रख दोगे तो वो तो पूरा रेंडर होगा ही नहीं, लेकिन हमें रेंडर भी करना है तो हम रिएक्ट मेमो में तो नहीं रख सकते, तो हम डायरेक्ट भी डायरेक्ट कॉल करेंगे। लेकिन हमारे पास यूज मेमो ने हमें एक चीज दे दी कि भाई आप क्या करो, उसको मेरे जो इनसाइड है वहां रख दो, तो जब तक कोई आप ऐसी वर्किंग नहीं करते और उसमें डिपेंडेंसी में कुछ भी पास कर दो, जब तक वो चेंज नहीं होगी, मैंने नहीं हिलना। जो मैंने कैलकुलेशन करी थी वो वैसी की वैसी रहेगी, चाहे पेज आपका 36 बार रेंडर हो। ये इससे मुराद है, सिंपल सा। यहां तक बात समझ में आई या अभी भी नहीं आई? यहां तक तो बात सब कुछ बता रहा है। रिएक्ट विल रिटर्न द सेम वैल्यू अगेन, वो दोबारा आपको रेट क्या करेगा, सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। सही है, क्योंकि रेंडर में नई चीजें दोबारा से होती हैं। सही है, आपको लगता है कि शायद यार डाटा नहीं, डाटा दोबारा वाला आता है। सही है, लेकिन क्या है, यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रहा है वो वापस वही देगा जो आपने सेव कराई हुई थी, उसको बोला था कि यार ये कैसे कर लो, क्योंकि आपने यूज में हमें यूज किया। अब लिखा हुआ है इफ डिपेंडेंसी हैव नॉट चेंज सिंस द लास्ट रेंडर, अगर डिपेंडेंसी आपकी चेंज नहीं होती जब तक लास्ट रेंडर जो नहीं हुआ था, क्योंकि उससे उससे पहले तो नहीं हो सकती ना डिपेंडेंसी चेंज। अदरवाइज इट विल कॉल कैलकुलेट वैल्यू, रिटर्न इट्स रिजल्ट एंड स्टोर इट सो इट कैन बी रीयूज लेटर। ठीक है, यानी कि उसके बाद अगर वो ये चीज नहीं होती है तो फिर क्या करेगा वो, कैलकुलेट वैल्यू यानी कि यूज मेमो आपका दोबारा चलेगा। सही है, जो कि नई वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहेगा अगर आप चाह रहे हो तो, नहीं तो वो दोबारा उसी चीज को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब कैलकुलेट से समझ में आया, आपको सिंपल मिसाल दी, एक आप कैलकुलेशन का फॉर्मूला समझ लो कि आपने कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगाया हुआ जो आपकी प्रोडक्ट का सारा कैलकुलेट कर रहा है, उसमें डिस्काउंट डिस्काउंट डाल के सब कुछ करके आपको रिटर्न करके दे रहा है। तो अब मुझे वो बार बार नहीं चलाना ना, भाई कोई भी आए मेरे पास कुछ भी एक्सवाइजेड कुछ भी एक्टिविटी करे, मुझे उसको नहीं चलाना बार बार। सही है, मैं अगर वहां पे कुछ टेक्स्ट भी लिख रहा हूं तो मेरा रिरेंडर होता है और होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको मिसाल दिखाई कि अभी मैंने इसको किस में रखा हुआ है, रिएक्ट मेमो में। अगर मैं इसमें नहीं रखता और यहाँ पे इस ऑन क्लिक की जगह ऑन चेंज लगा के सिर्फ एक मैसेज डाल रहा होता कोई, जैसे आपके पास अक्सर होता है ई कॉमर्स के अंदर, बोलते हैं भाई कोई इंस्ट्रक्शंस लिख दो, कोई ऐड मैसेज डाल दो जो है कि मतलब आपके वेंडर के लिए इंपॉर्टेंट हो, उसको जरूरी हो, उसको समझने में आए। फर्स्ट करो आप फूड पांडा से ऑर्डर कर रहे हो, आप उसको बोलो यार बर्गर में जो है ना मिर्ची नहीं डालना, तो ये आपकी क्या है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। सही है, आपने ऑर्डर तो कर दिया, सारी चीजें कैलकुलेट हो गई, उसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन हिलनी चाहिए नहीं ना, आप माइनस करा रहे हो ना। एक तो होता है कि एक्स्ट्रा चीज आपको चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक आपने ऐड कर दी, सॉस ऐड कर दिया, वो एक अलग फीचर है, वो डिफरेंट चीज है। फूड पांडा आपको खुद ही ऑप्शन दिखाता है आपको ऐड ऑन करना है तो। अब आप चाह रहे हो कि भाई चीज ज्यादा हो और यूं, मतलब आप कुछ भी एक्सवाइजेड उसमें इंस्ट्रक्शन लिखना चाह रहे हो सब मिल जाए उसको। तो इसमें क्या मुझे कैलकुलेशन को दोबारा करने की नीड है? नहीं। लेकिन अगर आप उसको यूज मेमो में नहीं रखते और डायरेक्ट रखोगे तो वो क्या करेगा, रेंडर होगा, रेंडर होगा तो फंक्शन दोबारा चलेगा। रेंडर होने का मतलब ये फंक्शन चलेगा ही चलेगा, उसमें जितना डाटा है सारा एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? कितनों को आ रही है, हाथ खड़ा करके बताओ जल्दी से, और कितनों को नहीं आ रही? क्या नहीं समझ में आ रहा? नहीं, चलो वो तो मैं रिपीट कर दूंगा, एक एक पॉइंट है ना आपको नहीं समझ में आया होगा, कुछ ऐसा जो रेंडर का समझ में नहीं आया। जवाब, और पीछे आपने किसने हाथ खड़ा किया था एक और? जी, आपको भी समझ में नहीं आ रहा? क्या समझ में नहीं आ रहा? रेंडर समझ में नहीं आ रहा या री रेंडर समझ में नहीं आ रहा? दोबारा आते हैं, ठीक है, और इसको मैं भी हटा देता हूँ। सही है,
सही है। पेरेंट रेंडर हो रहा है, चाइल्ड रेंडर हो रहा है, ये चीज समझ में आ रही है? कितनों को आ रही है, हाथ खड़ा करो। अब ये जिसको नहीं आ रही वो हाथ खड़ा करे। सबको आ रही है? रेंडर का मतलब सिर्फ शो होना है, दिखना है, और कुछ नहीं है। सही है, इससे ज्यादा कोई इसकी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब मैंने इस पे क्लिक किया, किसके ऊपर क्लिक करने जा रहा हूँ? क्लिक 01, क्लिक 0, ठीक है। क्लिक कहाँ पे है मेरे पास? यार बातें नहीं करो, जो भी बातें कर रहा है प्लीज बातें नहीं करो। पेरेंट के अंदर यानी मेरा होम है, क्लिक किसके अंदर है? होम के अंदर है। होम के अंदर मैं क्या कॉल कर रहा हूँ? चाइल्ड। जो उसका चाइल्ड है यानी चिल्ड्रन है, जो कि यहाँ पे मैंने कंपोनेंट डिफाइन कर दिया, ठीक है। आप यहाँ बनाओ, एक्स्ट्रा फाइल बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपोनेंट है वो, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है और मैंने इसको यहाँ कॉल कर दिया। अब देखा जाए, अगर मैं पेरेंट में चेंजेस करता हूँ तो चाइल्ड में चेंजेस तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही है ना? आप बोलो सर पेरेंट का चाइल्ड से, ठीक है, मैंने पेरेंट चेंज किया, चाइल्ड को इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, क्या फर्क पड़ता है उससे? ऐसे तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ता है, और यही होता है। तो अब जब मैं पैरेंट पे क्लिक करता हूं तो मेरा पैरेंट कॉल हो रहा है, ये मुझे समझ में आती है कहानी, क्योंकि मैं स्टेट अपडेट कर रहा हूं, यानी कि स्टेट अपडेट का मतलब है रेंडर होता है, री रेंडर होता है स्टेट अपडेट के अंदर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। नेक्स्ट, चाइल्ड रेंडर हो रहा है, जो कि मैं नहीं चाह रहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बात समझ में आई? यहाँ तक इसको समझ में आ गई? आपको ऐसा जिसको ये चीज समझ में नहीं आई? सबको समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, सही है और नहीं भी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि कभी कभी हमें रेंडर करवाना है, कभी कभी मैं चाहता हूं कि मेरा चाइल्ड रेंडर हो, लेकिन कहीं कहीं ऐसी जगह होती हैं जहां पे मैं चाहता हूँ रेंडर री रेंडरिंग ना हो, सॉरी रेंडर तो होगा, री रेंडर ना हो। सही है। री रेंडर का मतलब क्या हुआ? दोबारा। फर्स्ट टाइम तो रेंडर हो गई होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ दोबारा रेंडर ना हो, कुछ भी मैं चेंज करूं लेकिन दोबारा रेंडर ना हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं? तीन सॉल्यूशंस होते हैं। एक मैंने आपको बता दिया था अभी, क्या है? रिएक्ट मेमो है, यूज मेमो है, और यूज कॉलबैक, ठीक है। अब रिएक्ट मेमो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई आप उसको क्या करो, उस चाइल्ड कंपोनेंट को उसमें रैप कर दो। सही है, सिंपल सी कहानी। रिएक्ट डॉट मेमो, ठीक है। ये मैंने इसको क्या कर दिया? रैप कर दिया इस कंपोनेंट के अंदर। सही है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, मैंने इस पे क्लिक किया, मेरा पेरेंट कॉल हो रहा है, अब मेरा चिल्ड्रन कॉल नहीं हो रहा, चाइल्ड कॉल नहीं हो रहा, ठीक है। ये कहानी क्या हो गई कि भाई पेरेंट तो रिरेंडर होगा क्योंकि उसमें यूज स्टेट है, यूज स्टेट का काम ये को रिरेंडर करना, वो चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन मुझे रेंडर नहीं करवाना किसमें? चिल्ड्रन में। अब वो वाली चीज मेरी फिक्स हो गई है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? एक सिनारियो यहां तक, किसी का सवाल है? जवाब समझ में आ रहा है? आपको भी आ रहा है? पीछे आपका क्या नाम है? नदीम? नदीम कुर्ते वाला? यार कोऑपरेटिव के अंदर है, बड़ा मशहूर है वो। अच्छा, सही है भाई। ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब मैंने आपको बोला कि भाई अब मेरे पास सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास समझो पेरेंट के अंदर दो चाइल्ड है, ऐसा समझ लो, ठीक है। दो चाइल्ड है। अब उस दो चाइल्ड के अंदर एक चाइल्ड वन है और एक चाइल्ड टू है। चाइल्ड वन के अंदर मेरे पास दो फंक्शंस हैं। सही है। मैं इसको कुछ इस तरह बना लेता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बल्कि फंक्शन ए, ठीक है। नहीं, ये वाला फंक्शन ऐसे बनता है ना, और फंक्शन बी, ठीक है। फंक्शन ए मैं चाहता हूं रेंडर हो, क्योंकि इसमें जो डाटा है मैं चाहता हूं वो अपडेट करना है। रेंडर के री रेंडर का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास जो नया डाटा है वो आ जाए। नया डाटा नहीं आ रहा तो नई कैलकुलेशंस है, एक्स वाई जेड यूआई का इफेक्ट है, सारा री रेंडर पे चलता है, याद रखना। हम जब यूज स्टेट अपडेट कर रहे हैं, जो भी स्टेट अपडेट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? री रेंडर कर रहा है ना वो यूआई को री रेंडर करता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाया था रियल डॉम और वर्चुअल डॉम के अंदर, कि रियल डॉम पे जब हम चेंज कर रहे थे तो क्या कर रहा था, वो पूरे पे इफेक्ट कर रहा था। लेकिन जब हम वर्चुअल डॉम पे काम कर रहे थे तो वो सिर्फ उस एरिया पे इफेक्ट करता था जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है। रिएक्ट इस चीज को फिक्स भी कर रहा है और यहाँ पे खोल के दिखा भी रहा है कि भाई ये चीज नहीं भी हो पा रही है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई फंक्शन ए में जो डाटा है कुछ भी है, ये क्या हो? री रेंडर हो। सही है, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है कि यार री रेंडर हो। तो मैं चाहता हूं भाई ये रेंडर, जल्दी बोलो, हो, ठीक है। और
इसको चाहता हूं मैं भाई ये रेंडर ना हो। सही है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा डाटा है नहीं जो मैं चाहता हूँ रेंडर हो। इसको मुझे फर्स्ट टाइम पे चलाना था और दिखा के दी, मैंने आपको दिखा दिया। कुछ भी था, कैलकुलेशन थी, कोई XYZ कोई वैल्यूज थी, मुझे फर्स्ट टाइम दिखानी थी या कैलकुलेट करनी थी, मैंने कर ली। मैं नहीं चाहता ये बार बार कॉल करे। ये बार बार कॉल करने का मतलब है आपकी एप्लीकेशन स्लो होगी। री रेंडर का मतलब है आपकी एप्लीकेशन को स्लो करना। ठीक है, एप्लीकेशन स्लो होने का रीजन है, मैंने कहा था आपको ऑप्टिमाइजेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं। सही है, ये वो चीजें हैं जो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर काम आती हैं। तो जब कभी आपको अगर प्रोजेक्ट मिले ऑप्टिमाइजेशन का, तो ये दो कॉन्सेप्ट जरूर इंप्लीमेंट करके देखना। ठीक है, री रेंडर वाला ये एक मेन प्रॉब्लम आपको नजर आएगी। सही है, आप देखोगे 2-4 दफा एपीआई कॉल हो रही है, एक ही एपीआई 3 दफा कॉल हो रही है, एक ही दफा। क्यों? क्योंकि वो री रेंडर होता है कंपोनेंट। हमें जरूरत ही नहीं 3 दफा एपीआई कॉल करने की, एक टाइम कॉल कर ली, दूसरे टाइम क्यों कॉल करना? 3 दफा एपीआई कॉल करने का मतलब है आपकी एप्लीकेशन का स्लो होना। अगर रिस्पॉन्स लेट आ रहा है तो वो और स्लो होती है। समझ में आ रही है बात? ये ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अभी देखो मैं पेज चेंज करते जा रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये आगे बढ़ता जाएगा आपके पास। इतनी दफा क्यों कॉल हो गया ये? क्योंकि रेंडर हो रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे नया रेंडर हो जाएगा ये। सही है, मैं यहाँ पे कुछ भी सेव करता हूँ भाई, चाइल्ड कर दूंगा, चाइल्ड, ये रेंडर वाला कॉन्सेप्ट है। देखो ये रेंडरिंग होती है। सही है, ये डेवलपमेंट तक तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन पे हमें थोड़ी चाहिए ये चीजें। प्रोडक्शन पे चली गई तो जो है ना गेम खराब, आपकी वेबसाइट यही चीजें करती रह जाएगी और फिर यूजर तो भाग जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अब मैंने आपको बोला कि भाई मुझे चाइल्ड 1 के अंदर ये चीज रेंडर करनी है और ये नहीं करनी। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि भाई आप रिएक्ट मेमो में नहीं रख सकते इसको, क्योंकि वो तो पूरा एक चाइल्ड को रैप करता है। अब चाइल्ड के अंदर 2 फंक्शन है, उसमें वो रैप नहीं कर सकते आप उसको। सही है, अगर आपने पूरे चाइल्ड को रैप कर दिया तो आपका री रेंडर जो जो चीज है उसके अंदर वो री रेंडर नहीं हो सकेगी। और अगर आप चाइल्ड में रैप नहीं करते, जो री रेंडर कराना था वो तो हो जाएगा, लेकिन जो नहीं कराना था वो भी रेंडर हो जाएगा। तो ये 2 प्रॉब्लम्स आ रही है। सही है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? यूज मेमो। ठीक है, यूज मेमो क्या कर रहा है, इस फंक्शन को मेमोराइज कर रहा है, यानी कि इसका जो आउटपुट है, इसका डाटा है, उसको याद कर लेगा। सही है, तो अब आप री रेंडर आपका अगर होता है वो कंपोनेंट, यानी कि चाइल्ड 1 आपका री रेंडर होता है, तो इसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होगी, वैसी की वैसी रहेगी, या इसमें जो डाटा है वो दोबारा अपडेट नहीं होगा, दोबारा कॉल नहीं करेगा। फर्ज करो इस फंक्शन के अंदर मैंने एक एपीआई कॉल करी थी। सही है, इसमें मैं मंगवा रहा था स्लैश, यार एक तो ये बड़ा मसला। सही है, प्रोडक्ट्स की मैंने एक एपीआई कॉल करी। सही है, मेरे पास एक एरे में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गए। सही है, यहाँ तक क्लियर है? अब इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास हो सकता है मैंने 100 प्रोडक्ट मंगवाए, 100 प्रोडक्ट का लाना इतना आसान नहीं है। सही है, क्योंकि पीछे वो डाटाबेस में फाइंड करेगा, फिर 100 प्रोडक्ट निकाल के देगा। सही है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग है। डाटा मतलब टाइम लगता है इस चीज के अंदर, प्रोसेस के अंदर। अब आपको शायद लग रहा हो ये एक तो 1 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन 1-2 सेकंड ही बहुत बड़ी एक चीज है। मैंने एक वेबसाइट पे काम किया था ऑप्टिमाइजेशन पे, उसमें 3 सेकंड में जो है ना वेबसाइट का रिस्पॉन्स आता था। तो इसका इतना ऑप्टिमाइज करने के बाद जाके उसका 1 सेकंड में आता था, जिसपे भी क्लाइंट कहता था ये नैनो सेकंड में, माइक्रो सेकंड क्या नैनो होता है ना इससे पहले, नैनो में क्यों नहीं आ रहा है ये? मतलब 3 सेकंड से हम उसको 1 सेकंड पे लेके आ भी गए थे, उसके बाद भी वो कह रहा था कि इसको चाहिए 500 मिली सेकंड्स के अंदर। नैनो नहीं होता, मिली सेकंड्स होता है। हाँ, समझ रहे हो? तो इतना फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है लोगों को। आपका थोड़ी वेट करेगा कि यार चलो 3 सेकंड है, क्या होगा, 3 सेकंड ऐसे ही गिनेंगे हो जाएगा। 3 सेकंड वेबसाइट में टाइम लगता है भाई। वो जो लोड की जो घंटी दिखाता है रहता है ना, वो लोगों को परेशान करती है, तंग करती है, किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो अब ये 100 प्रोडक्ट इसको लाना है इस फंक्शन के थ्रू। सही है, अब मैंने एक बार मंगवा लिया, मुझे जरूरत तो नहीं है ना, मुझे आगे कोई 102 103 तो नहीं मंगवाने, जो 100 है मुझे वो 100 ही दिखाने। मेरा ये कॉन्सेप्ट है, बस एक मिसाल के तौर पे आपको एग्जाम्पल के समझा रहा हूँ। तो ये काम किस में हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर, किस में हो रहा है, फंक्शन बी के अंदर। सही है, अब अगर ये चीज मेरा चाइल्ड री रेंडर होता है तो ये फंक्शन ए भी चला देगा और फंक्शन बी भी चला देगा। यानी कि फंक्शन ए में जो काम री रेंडर करने वाला था वो तक तो चलो ठीक था, सही है, लेकिन जो फंक्शन बी में मुझे नहीं करवाना था, इस चक्कर में उसने डिले डाल दिया, कम से कम भी समझ लो आप 3 सेकंड का उसने डिले डाल दिया, बिला हो जाएगा, हालांकि जरूरत ही नहीं है।
3 सेकंड का डिले है भाई, डिले है, मायने रखता है। सही है। आप लोग प्रोडक्शन लेवल पे जब काम करोगे ना, आपको तब पता चलेगा 3 सेकंड का डिले कितना मायने रखता है। सही है। 3 सेकंड का डिले बिला वजह का, तो ये एक सही चीज नहीं हुई मेरे साथ। सही है। अब मुझे आया हुआ क्लाइंट ने बोला भाई ये तो मुझे आप सही करके दो। ठीक है। अब आप कैसे सही करोगे? आपके पास सिचुएशन ऐसी है, आपको एक कंपोनेंट रेंडर करना और एक नहीं करना। तो आपके पास सॉल्यूशन है सिर्फ एक। क्या? आप उसको यूज मेमो में रख लो। अच्छा, ये एक नहीं, यूज कॉलबैक भी सॉल्यूशन इसके सिमिलर ही होता है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं उसको समझाता हूँ आगे से लेके। सही है। तो आपके पास ये डिले आया, आपने क्या किया, इस फंक्शन को यूज मेमो में रख दिया। अब कैसे रखना है अपने फंक्शन में, मैं इसको सिंटेक्स बता देता हूँ आपको। ठीक है। यूज मेमो आप लिखोगे, सही है, स्निपेट आ जाएगा आपके सामने, पूरा आ जाएगा। ये फर्स्ट बोल रहा है, फर्स्ट पे आपने क्या करना था, सिर्फ इस फंक्शन को रख देना। ठीक है। या आपको फंक्शन नहीं भी रखना, सही है, तो आप क्या करो, ऑलरेडी फंक्शन ही है ना ये, सिंपल एपीआई कॉल कर लो, लेकिन बेहतर ये फंक्शन रख लो, बस उसको रिटर्न कर देना। सही है। उसको आप रिटर्न कर देना कि भाई रिटर्न, कुछ भी रिटर्न कर दो आप। अब ये जो चीज है डिपेंडेंसी है, अब कभी ना कभी तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा ना। वो कहना चाह रहे हैं यार, हो सकता है आपको अभी नहीं करना, इस टाइम पे नहीं करना, लेकिन हो सकता है आगे किसी और चीज पे करना पड़े। तो आप डिपेंडेंसी भी रख सकते हो, आपके पास ऑप्शन है इस चीज का। तो भाई मैंने रख दिया कि भाई अगर मुझे, मैंने उस पर क्लिक करा कि भाई पेज 2 पे क्लिक किया, तो मुझे फिर 200 प्रोडक्ट चाहिए होंगे। तो फिर मैं उसके लिए कहूँ कि भाई मुझे प्रीवियस 100 भी दे दो और नेक्स्ट 100 भी दे दो। तो फिर मैं उसको यूज कर लूँ कि भाई नेक्स्ट के बटन पे मैंने समझो उसको रख दिया। ठीक है। एक मिसाल दे रहा हूँ। अब ये जो यूज मेमो है, ये क्या करेगा, जब फर्स्ट टाइम चलेगा, फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, तो ये फंक्शन चलेगा ही चलेगा, 100%। ठीक है। ये चला, इसने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, इसने एपीआई से डाटा मंगवा के 100 प्रोडक्ट मंगवा के रख दी। ठीक है। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? आप तीनों को आ रही है? अच्छा, अब जब ये प्रोडक्ट आ गई हैं, सही है, मैंने कर दिया इसको, इस कंपोनेंट को री रेंडर, यानी कि दोबारा रेंडर कर दिया, किसी वजह से मैंने यूआई चेंज कर दी इसकी। फर्स्ट करो यूआई चेंज कैसे होती है। ठीक है। कोई स्टेट था या कोई सेलेक्ट का बटन था, सही है, मैंने उसमें सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन चलो। अब सेलेक्ट कर, ड्रॉप डाउन का ऑप्शन था, आपने कोई चीज सेलेक्ट कर ली उसके अंदर। जब आपने सेलेक्ट किया, स्टेट अपडेट हुई, कंपोनेंट रेंडर, कंपोनेंट रेंडर होगा, आपका फंक्शन ए तो रेंडर होगा क्योंकि वो आपको चाहिए, आपने उसको रखा है, लेकिन आपका फंक्शन बी रेंडर नहीं होगा तब तक जब तक आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक नहीं करोगे। तो जो इसकी 100 प्रोडक्ट है वो उसने अपने पास कैशे करके रख ली, अपने पास स्टोर करके रख ली, उसने दोबारा एपीआई कॉल करके डाटा नहीं मंगवाया, अपने पास रखा है उसने डाटा को, उसको, ताकि उसको दोबारा कॉल ना करना पड़े। यहां तक बात समझ में आ गई है? तीनों को आ गई? आप तीनों को भी आ गई है? सवाल है आप किसी का? यूज मेमो का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल होता है इसलिए। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि लोग पढ़ाते भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं जब इंडस्ट्री में सीख लेंगे। भाई सीख रहे हैं ठीक है, लेकिन पता तो चले, वहां जाके सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। मैंने सीखा, परेशान हो गया था मैं, ये करते क्या है। तो चूंकि प्रोडक्ट के अंदर इतनी बार इस्तेमाल हुआ था, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा क्यों यूज कर रहा है भाई, क्या रीजन है। अच्छा, डीबग करना भी थोड़ा मुश्किल है इसको। सही है। क्योंकि सम टाइम आपको जो है ना, फंक्शन कॉल करवाना होता है, नहीं करवाना होता, अब आपको पता भी नहीं चल रहा है फंक्शन चल रहा है नहीं चल रहा है, जो आपको जब पता ही नहीं यूज मेमो कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वर्किंग क्या है उसकी। सही है। तो मैंने आपको खुल के समझा दिया भाई, ये है यूज मेमो। इसका काम है वैल्यू को क्या करना, स्टोर करना, यानी कि मेमोराइज करना, नेक्स्ट रेंडर से बचने के लिए। यानी कि जब नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट रेंडर होगा, तो उसमें ये उसको दोबारा वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेगा, या जो डाटा है उसको दोबारा नहीं कुछ करेगा, सिर्फ उसको स्टोर करके रख लेगा और आपको आउटपुट दिखाता रहेगा कि भाई ये इसका आउटपुट है। ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई सवाल? डिपेंडेंसी आ गया आगे आपके पास। ठीक है, आगे भी चलते हैं, उसको पढ़ते चले जाओ। क्या लिखा हुआ है भाई? कैलकुलेट वैल्यू कोड, टॉप स्टेट, वेरिएबल्स, फंक्शंस, डिक्लेरेटिव इनसाइड योर कंपोनेंट बॉडी। ठीक है। कॉन्फ़िग योर रिएक्ट, इट विल verify that the every value is correct. Specify dependency must have constant number. Items will written in line. Depend React will compare each dependency previous value using the object is comparison. On the initial render, use will return the result of calling calculate value with no arguments.
During next render, it will either return an already stored value for the last render if dependency have not changed or call calculate value again. सही है, सबको समझ में आ रहा है आगे नहीं? सही है। अब यहाँ पे आते हैं, उन्होंने जो बनाया हुआ है स्किपिंग एक्सपेंसिव, देखो ना, स्किपिंग एक्सपेंसिव क्या है, रिकैलकुलेशन। अब ये जो है ना एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है फिल्टर करना। अब फिल्टर कितना डाटा करना है ये आपको और मुझे नहीं पता, अभी हो सकता है 1000+ डाटा हो। तो फिल्टर करने के लिए भी एक फंक्शन कॉल होगा, यानी कि एक लूप चलेगा जो कि उसको चेक करेगा। लूप चलने का मतलब है आपका मेमोरी यूटिलाइज होगी। मेमोरी यूटिलाइज होगी तो आपका सिस्टम हैंग करेगा, स्लो जाएगा। तो ये चीजों को जो है ना अवॉइड करता है। तो एक बार करवा लो, ठीक है, एक बार हो गया, दोबारा क्यों करवाना? सही है। तो अब ये आपके काम पे डिपेंड है, आपको कहाँ चीज कहाँ इस्तेमाल करनी है। इसको देखो, कोई सवाल किसी का कि भाई नहीं समझ में आ रही सर ये चीज? किससे मसला आएगा? री रेंडर से आप बचा भी नहीं सकते, आपको मैं बता दूं। बचा सकते हो इन चीजों को, चंद चीजों को बचा सकते हो, पूरे कंपोनेंट को नहीं बचा सकते। यूज स्टेट का मतलब है री रेंडर होगा ही होगा, ये चीज समझ लो। आपका यूज इफेक्ट चलेगा, यूज स्टेट चलेगा, कंपोनेंट री रेंडर मस्ट होगा। मैंने अभी देखा ना, पेरेंट पे क्लिक किया, पेरेंट री रेंडर हो रहा है, हालांकि कुछ भी तो नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ क्लिक कर रहा था। क्लिक के ऊपर स्टेट अपडेट हो रही है, स्टेट अपडेट होने का मतलब रेंडर हो रहा है। आप लोग क्या करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, वैल्यूज निकालते थे और फिर उसको अपडेट करते थे। इनपुट की वैल्यू निकालते थे और फिर उसकी वैल्यू अपडेट करते थे। तो ये आप करते थे मैनुअली काम। रिएक्ट इसको ऑटोमेट करके देता है, बोलता है मैं हैंडल कर रहा हूँ, मैं आपको यूआई में चेंज करके दिखा रहा हूँ। आपने उस पर क्लिक किया ना, वहां पे नंबर अपडेट हो गया 1, आपने एक और क्लिक किया 2 हो गया। यही काम आप क्या करते थे, 2 लेते थे, उसकी वैल्यू सेव करते थे या उसको इंक्रीमेंट करते थे प्लस प्लस करके। ये आप खुद कर रहे थे ना। इसमें और भी चीजें आप कर रहे थे, कलर चेंज कर रहे थे, खुद कर रहे थे, लेकिन ये सब चीजें कौन हैंडल कर रहा है? रिएक्ट। तो वो जो रेंडरिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो रिएक्ट इसीलिए तो करता है। उस रेंडरिंग के अंदर जो सारी चीज अपडेट करता है वो उसी के अंदर तो वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करता है, कंपैरिजन वाला, कि प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू में कंपैरिजन करके देखता है कौन सी चीज अपडेटेड है, उसको अपडेट करना है, बाकी चीजों को नहीं हिलाना। सही है। तो वो उसको उसने कई हद तक तो चीजों को देख लिया, लेकिन आगे भी जो कॉन्सेप्ट चीजें चलती गई ना रिएक्ट के अंदर, मसले मसाइल आते गए। तो ये रिएक्ट का एक मसला था, ठीक है, री एंटर करना, लेकिन कभी कभी बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। तो ये मसला है और नहीं भी है, ठीक है। आपको लगेगा, लोग बोलेंगे यार री रेंडरिंग बड़ा मसला है, हाँ बिल्कुल मसला है, लेकिन समटाइम आपको बोलेंगे यार ये तो री रेंडर की वजह से हम बच गए। री रेंडर नहीं होता तो फिर हमें काफी सारे काम करने पड़ जाते। तो ये चीजें हैं कि जिसको आपको बस कब इस्तेमाल करना है ये पता होना जरूरी है, कहाँ री रेंडर करना है कहाँ नहीं करना। अगर सबको री रेंडर करने बैठ गए तो फिर आपकी वेबसाइट पूरी स्लो हो जाएगी, हैंग कर जाएगी। हैंग होने से मुराद ये कि वो लोडिंग करती रह जाएगी, ठीक है, या कहीं ना कहीं वो डाटा में क्रैश हो जाएगी, कुछ ना बस एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है उसके साथ। सही है। अब देखो ना टू डू लिस्ट में क्या कर रहा है भाई, इसने क्या किया है, फंक्शन के अंदर यूज मेमो बना। अब देखो यूज मेमो को भी एक वेरिएबल में सेव कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं डायरेक्ट सेव कर रहा है, इसको हम वेरिएबल में सेव करेंगे और उसको उसकी जगह कॉल कर देंगे क्योंकि डाटा रिटर्न कर रहा है ये। सही है। फिल्टर टू डूज के अंदर टू डूज पास हो रहे हैं और टैब, मुझे नहीं पता टैब क्या है ये, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। अब टू डूज एक डाटा होगा, यानी कि कुछ 10,000+ कुछ टू डूज होंगे, डाटा टास्क होंगे जो फिल्टर्स हो रहे हैं। फिल्टर के बेस पे हो रही है ये भी मुझे नहीं पता। अब उसमें हो सकता है डेट की बेस पे फिल्टर्स हो रहे हो सकता है कि जो है ना टू डूज के अंदर कोई टैग की बेस पे हो रहा हो कि भाई ये जो है ना इस बंदे का काम है, ये इस बंदे को असाइन किया था, ये इस बंदे को असाइन किया था, उसकी बेस पे डाटा फिल्टर कर रहे हो, ठीक है। अब जब फेसबुक की एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, उसको जब बनाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा सारी चीजें कैसे होती हैं। तो ये डाटा जो फिल्टर करेगा तो इसमें टाइम लगेगा। अगर ज्यादा डाटा हुआ तो क्या लगेगा, ज्यादा टाइम। अब इसने यहाँ पे ये भी रखा हुआ है कि भाई जब तक टूडूस चेंज नहीं होते, यानी कि मेरे टूडूस अगर 20 थे, अगर 21 आ गए तो अब मुझे अपडेट करने की जरूरत है ना, क्योंकि अब हो सकता है अगर उसने फिल्टर करके 10 निकाले हो तो 11 भी हो सकते हैं वो। ये बात समझ में आ रही है मेरी या नहीं? अगर टूडूज आपके पास फर्ज करो 20 टूडूज है, ठीक है, उसने फिल्टर करे डेट की बेस पे कि आज के टूडूज मुझे रिटर्न कर दो। टूडूज क्या है पता है आप लोगों को? टूडूज तो पता है ना, क्या होता है टूडूज? टास्क होते हैं जो करने वाले हैं, आपने करने हैं ये टास्क, ठीक है, या आपने एक डेली रूटीन का बनाया हुआ कि आज के मेरे टास्क है, आज मैंने घर पे जाके खाना खाना है, ये करना है और बैठ के मोबाइल पे रील देखनी है, ठीक है, तो ये मेरा टास्क हो गया। सही है। तो ये टू डूज है आपके। अब टू डूज में मैंने या तो डेट रखी होगी या मैंने टाइम रखा होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, यकीनन ऐसा ही है ना। तो यह असाइन हो सकता है, मैंने ये टू डू इसको असाइन किया, यानी कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैंने बोला भाई इस पे ये
क्या नाम है, आदिल नाम है ना तुम्हारा, आदिल को मैंने असाइन कर दिया। अब मैं फिल्टर आउट कर रहा हूँ आदिल की किस पे, टैग की बेस पे, कि आदिल को जो मैंने डाटा असाइन किया ना मुझे वो सारा दे दो। अब आदिल को मैंने 20 में से 3 टास्क असाइन किए थे, सही है, बाकी 17 उसने हटा दिए, 3 मुझे रिटर्न करके दिखा दिए कि आदिल के ये 3 टास्क है। ये हो गया फिल्टर वाला काम। अब जितनी बार मैं फिल्टर चेंज करता रहूंगा कुछ भी करूंगा मुझे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास है पीछे 20 टू डूज थे, लेकिन अब मैंने पीछे एक और टू डूज डाल दिया, तो अब मेरे पास हो गए 21, सही है, और वो मैंने असाइन किया था किसको, आदिल को ही किया था। अब जब मैंने वहां टू डूज चेंज करे, पीछे अपडेट करे, मेरे पास नया डाटा आया टू डूज का, तो इसका मतलब ये कि मुझे इस फंक्शन को दोबारा चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले तो 3 फिल्टर आउट कर रहा था, अब उसको निकालने 4, तो 4 निकालने के लिए उस टू डूज के अंदर 21 जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब वो 21 गए तो फिर ये दोबारा यूज मेमो चलेगा, यानी कि वो दोबारा उस कैशे को क्लियर करेगा और नया फंक्शन कॉल करके नया डाटा स्टोर करेगा, और फिर आपको दे देगा कि भाई आदिल के 4 टास्क थे ये 21 के अंदर से। ऐसे काम करता है। समझ में आ गई कहानी या नहीं? ऐसे बोलते हैं पता ही नहीं चलता। आओ भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हम्म। चले आगे। एग्जाम्पल जो आपको यहाँ डिफाइन करता जा रहा है सारी चीजें, ठीक है, ये वो टू डूज को यहाँ पे क्या चल रहा है, मैप कर रहा है ये। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, उन्होंने चलो यहाँ पे शोकेस तो किया हुआ है यहाँ पे कुछ डाटा को। अब देखो यहाँ पे कितने आ रही है, 50 प्लस लिस्ट है ना, ये आपको बता रहा है रेंडरिंग लिस्ट कंपोनेंट विथ 50 आइटम्स, ठीक है। अब ये इन्होंने ना इसकी फाइल है, सही है, इसमें यूज मेमो है, लिस्ट यानी कि एक लिस्ट आ रही है, ठीक है, तो उन्होंने रखा हुआ है, और फिल्टर टू डू का नाम से उन्होंने एक फिल्टर जो है ना वो फंक्शन बनाया हुआ है, जिसका काम क्या है, फिल्टर करना, किस बेस पे, ऑल एक्टिव या कंप्लीटेड, जो मैंने आपको अभी बात करी टैग की बेस पे, सही है। तो ये टैग होगा कि भाई ये कंप्लीट, ये सारे ऑल्स यानी सारे आ जाएंगे, जो कंप्लीट हो जाएंगे उन पे कंप्लीट लिखा हुआ आएगा, एक्टिव यानी कि जो चल रहे हैं उस पर एक्टिव लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये वो टास्क है आपके। अब क्या कर रहे हैं भाई, फिल्टर कर रहे हैं, सही है, किसकी बेस पे भाई, टू डूज या टैब, टैब यानी कि यही टैब होंगे इसके, इज आर्टिफिशियली स्लो डाउन और लिस्ट आइटम में विजिबल कर दिया, ठीक है। कंसोल भी दिखा रहा है आपको, डार्क मोड दिखा रहा है, और लिस्ट आपको यहाँ दिखा रहा है कितने आ रहे हैं, अच्छे खासे आ रहे हैं, क्योंकि 50 है ना ये, इस पे क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब वो कंप्लीटेड होंगे यकीनन। अब ये मेरे ख्याल से नई स्क्रीन पे खुलता है, बिल्कुल खुलता है, सैंड बॉक्स पर चल जाएगा। अच्छा हो गया, कोड आपको और नजर आ जाएगा अच्छी तरीके से। अब सेट टैब यानी कि जब मेरा टैब चेंज होगा, स्टेट अपडेट होगी, तो ही मेरा क्या चलेगा, यूज मेमो। यूज मेमो किधर चला गया, फेल हो गया ये, क्यों भाई, लूप चल रहा है इसमें, आइटरेशन चल रही है, पता नहीं क्या आ रहा है, इसको छोड़ो, कंसोल बंद कर देते हैं हम। 50 प्लस प्रोडक्ट आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने डार्क मोड पे क्लिक करूंगा, डार्क मोड क्या है, थीम चेंज हो रही है, ठीक है। अब ये देखो बताना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, इसने टू डू के अंदर डार्क मोड ऐड नहीं किया है, थीम इसने ऐड नहीं करी यहाँ पे, तो इसका मतलब अगर मैं थीम चेंज करूंगा तो मेरी लिस्ट को इफेक्ट नहीं करेगा ये बताना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कंसोल दोबारा खोलूंगा, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना है ये बता रहा है कि एक बार रेंडर हो गया ये, दूसरी बार रेंडर हो गया, जो आपको दिखा रहा है। अब जैसे ही मैंने डार्क मोड पे क्लिक किया, ये तीसरा रेंडर हुआ है, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। अब देखो जब मैं इस एक्टिव पे क्लिक करूंगा तो 3 होने चाहिए, हो गए, 4 हो गए। ये होता है रेंडर, जो हमें तब करवानी हमें जरूरत है, अब हमें जरूरत ही नहीं है तो हम वहां पे रेंडर क्यों करें। सबको समझ में आ गई अब, सही तरह क्लियर हो गया, इससे ज्यादा बोल के नहीं पिला सकता मैं आप लोगों को। अच्छा भाई, तो ये तो आपका एक बड़ा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। नेक्स्ट हमारा जो मैंने आपको बताया था वो था यूज कॉल बैक, ठीक है। अब इसको पढ़ना जरा,
क्या लिखा हुआ है पहले यहाँ से पढ़ो। वहां पे था वैल्यूज और यहाँ पे क्या है, फंक्शन। ये फंक्शन को जो है ना पूरा वो कर लेता है मेमोराइज। यहाँ पे दो चीजें, वहां पे हम वैल्यू जो है ना जो कर रहे थे उसको मेमोराइज कर रहे थे, भाई दो चीज वैल्यूज हैं, ठीक है। ये पूरा पूरे फंक्शन जो है ना मेमोराइज कर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, और बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं ये चीजें। अच्छा अब आगे चलो, क्या लिखा हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं समझ में आई इसके अंदर कि भाई यहाँ सर ये चीज समझ में नहीं आई। वैल्यूज तो रिटर्न करेगा ना, फंक्शन भी तो रिटर्न करेगा ना, तो उस हिसाब से वैल्यूज बोल रहा है वो, वैल्यूज ज़ीरो होती है ना बेसिकली। अच्छा अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब ये बता रहा है यूज केस के भाई कॉल बैक के अंदर क्या पास होगा, आपका फंक्शन और एक डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी हमें हर किस में चाहिए कि भाई हम चाहते हैं कि एक चीज़ एक लिमिट तक वो मेमोराइज रखे, जब मैं चाहूँ तब तक तो वो अपडेट कर दे मुझे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, पढ़ो। use callback at top level of your component to cache a function definition between। अब यहाँ पे इन्होंने वही काम किया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। यूज कॉलबैक में इसने क्या किया है, एपीआई कॉल करी है इसने। बेसिकली आप देखो तो उसने एपीआई कॉल करी है पोस्ट की, जिसमें वो प्रोडक्ट मंगवा रहा है, किसकी, प्रोडक्ट आईडी की बेस पे, ठीक है। आगे रेफर और डिटेल्स उसने डाल दिए। अच्छा तो ये अगर आप देखो तो यूज कॉल बैक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, सही है। तो उसमें किसने कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया, सॉरी फंक्शन पास कर दिया, ठीक है, सिंपल सा। आगे उसने बता दिया कि प्रोडक्ट आईडी चेंज हो या आपके पास रेफर चेंज हो, तब आपने यूज कॉल बैक को कॉल करना है, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है उसको दोबारा कॉल करने की, ठीक है। अब इसके अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है। हमने अभी देखा फंक्शन वहां पे भी कॉल हो रहा था, लेकिन वो वैल्यू को क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा था। यहाँ पे क्या स्टोर कर रहा है, फंक्शन, पूरा फंक्शन मेमोराइज कर रहा है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये पढ़ने की जरूरत है या पढ़ लो भाई, इसको पढ़ लो। दोबारा पूछूंगा मैं जल्दी से, पढ़ लिया। पढ़ लिया, जल्दी बताओ, सबने पढ़ लिया। अच्छा जी, तो एक काम ये करो भाई, यहाँ तक मुझे बता दो आप लास्ट। जी ठीक है, क्या मुराद है इससे। हम्म। अच्छा यहाँ पे एक और चीज, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। वहां पे था नो आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे है आर्ग्यूमेंट, चूंकि फंक्शन है तो कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट तो लेगा। वहां पे हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे थे कोई भी, सिर्फ डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर रहे थे, ठीक है। आगे कोई भी डाटा रिटर्न करेगा, ठीक है। आगे रिएक्ट विल नॉट कॉल, उसने ब्रैकेट में चीज डाली भी है। फंक्शन कॉल करना अलग चीज है, रिटर्न करना अलग चीज है। कॉल तब होता है फंक्शन जब हम उसको कॉल करते हैं बाकायदा, फिर वो दोबारा से फंक्शन चीजें जो है ना कॉल करता है। रिटर्न का मतलब तब होता है जब हमारे पास सारा आंसर आ चुका होता है, आखिर में वो रिटर्न करता है। यानी कि फंक्शन आपका जो डाटा है उसकी कोई वैल्यू है, क्या कर रहा है, उसको मेमोराइज करके रख रहा है। जब आप उसको यूज कर रहे हो तो वो पूरा उसको कॉल नहीं करेगा, वो उसको सिर्फ क्या करेगा, उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा जो उस फंक्शन में उसने काम किया है, ठीक है। मुझे पता है ये चीज भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी, ठीक है। आगे
ठीक है, ये भी चीज़ें क्लियर है आपको, सही है। अब जरा याद तक पढ़ो जरा, जरूर याद पढ़े जरा। On next method, let me give you the same function again if the dependencies have not changed since the last render. On next method, really will give you the function same. वो दोबारा आपको वही function से वैल्यू से लाकर दे देगा। ये और dependencies have not changed since the last render की वही आपको। अगर आपकी डिपेंडेंसी चेंज नहीं होगी तो जो आपका लास्ट रेंडर में जो उसने काम किया था उस फंक्शन के अंदर वही आपको रिटर्न कर देगा। अब सिर्फ दो चीज़ों का इसमें डिफरेंस है, उसमें और उसमें, यूज मेमो में और यूज कॉलबैक के अंदर। दोनों का काम सेम ही है, दोनों मेमोराइज कर रहे हैं, दोनों जब आप चाहोगे अपनी मर्जी के हिसाब से तब कॉल होंगे, अदरवाइज बिना कॉल नहीं होंगे। यहाँ पे फर्क ये है कि ये सिर्फ क्या करता है, पूरे फंक्शन को मेमोराइज कर लेता है, यानी कि पूरे फंक्शन में जितनी भी कैलकुलेशंस हो रही है ना उन सबको मेमोराइज करता है। लेकिन अगर यूज मेमो की बात की जाए तो वो जो सिर्फ रिटर्न वाली वैल्यू है ना उसमें फर्क डालता है, यानी कि जो आपका डेटा आएगा, सही है, जो भी आपका डाटा मिलेगा वो सिर्फ स्टोर करके रखेगा। यहाँ पे पूरा फंक्शन है, वहाँ पे वैल्यूज एरे हो सकती है, आपकी ऑब्जेक्ट, आपका स्ट्रिंग, कुछ भी है वो वहाँ पे स्टोर करेगा। यहाँ पे पूरा फंक्शन है, पूरे फंक्शन में आपका टाइम चल रहा है, उसके अंदर सेट अमाउंट कैलकुलेट करे या एपीआई कॉल करे, सबको जो है क्या कर लेगा, मेमोराइज कर लेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा फंक्शन है। आगे लिखा हुआ अदरवाइज इट विल गिव यू द फंक्शन दैट यू हैव पास्ड ड्यूरिंग द करंट रेंडर एंड स्टोर इट इन केस इट कैन बी रीयूज लेटर। जब मुझे अगर कभी जरूरत हो मैं दोबारा उसको इस्तेमाल कर लूँ तो मुझे दोबारा फंक्शन को कॉल करने की नीड नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रिटर्न वैल्यू कैशे में है। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देख लिया ना, इसकी एग्जाम्पल कहीं अगर उन्होंने बनाई होगी ना, हम यहाँ देख लेते हैं। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल 1 और 2 बता रहा है स्किपिंग री रेंडर विद यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो, दोनों यूज करना चाहिए। ऑलवेज री रेंडर अ कंपोनेंट एक आपके पास है और स्किपिंग यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो। ठीक है, एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे आते हैं। प्रोडक्ट पेज हमारे पास यूज कॉल बैक यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका नॉर्मल एक क्या है, कंपोनेंट है जो कि कुछ प्रॉप्स ले रहा है। क्या ले रहा है, प्रोडक्ट आईडी, रेफर और थीम। अब मुझे नहीं पता रेफर क्या है अभी तक, लेकिन पता चल जाएगा आगे चल के। जिसमें हैंडल सबमिट के अंदर हैंडल सबमिट को वो कॉल कर रहा है, यानी कि हैंडल सबमिट एक फंक्शन है, उसको यूज कर रहा है इसके अंदर, यूज कॉल बैक के अंदर। ठीक है, यूज कॉल बैक भी कुछ ना कुछ डाटा रिटर्न करेगा ना, तो उसको कहीं यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, फंक्शन है। या तो मैं इसमें से वैल्यू रिटर्न करूंगा या डायरेक्ट फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा हूँ, डायरेक्ट फंक्शन रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे वैल्यूज नहीं आ रही, डाटा नहीं आ रहा कोई, सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट फंक्शन, क्योंकि हैंडल सबमिट का कॉल होता है, फंक्शन की जगह कॉल होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा है। अच्छा, ऑर्डर डिटेल्स कुछ भी हो सकती है हमारे पास, वहां पे हमें आर्ग्यूमेंट नहीं मिल जाता है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मिल जाता है। ठीक है, आगे पोस्ट की एपीआई इसने कॉल करी स्लैश प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट आईडी, और आगे बाय करके इसने कुछ रेफर डाल दिया और ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अच्छा, अब नीचे आते हैं, हमारे पास डिपेंडेंसी एरे में इसने डाला हुआ है प्रोडक्ट आईडी और रेफर। अब मुझे नहीं पता रेफर क्या है, अभी चलते हैं आगे चल के। ठीक है, रिटर्न कर रहा है थीम को और हैंडल सबमिट को भेज रहा है ऑन सबमिट की बजाय, मतलब उसके ऑल्टरनेटिव शिपिंग फॉर्म के अंदर। अब शिपिंग फॉर्म के अंदर हम चलते हैं, यहाँ पे क्या है, इसने यूज मेमो भी यूज किया हुआ है, ठीक है, और यूज स्टेट भी यूज किया हुआ है। अच्छा, अब ये यूज मेमो क्या कर रहा है, शिपिंग फॉर्म का जो डाटा है ना उसको मेमोराइज कर रहा है, मतलब बार बार उसको जो है नहीं चाह रहा कि वो रिरेंडर हो। ठीक है, तो इसने उसको जो है ना क्या कर दिया, उसको मेमो कर लिया, उसको यूज मेमो। अच्छा, आगे हम चलते हैं, हमारे पास हमने जो रिटर्न के लिए भेजा था उसको, कहाँ गया हमारा फंक्शन, ऑन सबमिट। ठीक है, ऑन सबमिट। अच्छा नहीं, मेमो, यूज मेमो नहीं है, ये क्या है, मेमो है। अच्छा, मेमो है, ये मतलब रिएक्ट मेमो हम जो कर रहे थे ये वही मेमो है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, रिएक्ट डॉट मेमो कर रहे थे हम, ये मेमो है डायरेक्ट, बात एक ही है, सही है। तो उसने ऑन सबमिट लिया है और ऑन सबमिट के अंदर कहाँ पे भेजा हुआ है, ये रहा हैंडल सबमिट, वेयर इज ऑन सबमिट, ये रहा ऑन सबमिट के अंदर इसने ऑर्डर डिटेल्स भेज दी हैं। ठीक है, अब हैंडल सबमिट जब ये वाला चलेगा, ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हो रही हैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, या हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है,
न्यू फॉर्म डाटा हमने अभी नहीं देखा है, इसको हम चल के देख लेंगे। सही है, तो इससे क्या कर रहा है, फॉर्म का कुछ डाटा आ रहा है और ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम क्या लिखा हुआ है इसमें, इंट्रीजर्स। ओके, तो इस डाटा को सेट कर रहा है ऑर्डर डिटेल्स के अंदर मर्ज कर रहा है और काउंट इसमें भेज रहा है। काउंट किधर है, अच्छा काउंट इसने यहाँ पे सेट किया हुआ है, ठीक है, और ऑन सबमिट में इसको भेज रहा है और यहाँ पे हैंडल सबमिट कॉल कर रहा है इस फंक्शन को। ओके, नंबर ऑफ आइटम्स माइनस प्लस स्ट्रीट सिटी और डाटा इसमें फिल कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने इसको हम नहीं, हम इसको क्लोज करना था। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डार्क मोड है, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स है और स्ट्रीट सिटी पोस्टल कोड और सबमिट, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, अगर हम डार्क मोड पे क्लिक करते हैं तो क्या हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, नहीं हो रहा। सही है, क्योंकि उसमें किसने रखा हुआ है, उसने मेमो में रखा हुआ है, ठीक है। आगे अब मैं अगर स्टेट अपडेट करता हूँ तो रेंडर होना चाहिए, रेंडर हुआ। सही है, क्या रेंडर हुआ है, 2 दफ़ा रेंडर हुआ है, यानी कि एक दफ़ा ही हुआ है वो, आइटम्स ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स पे रेंडर हो रहा है वो, ठीक है। 3 हुआ, नीचे 6 हो गए। सही है, अब स्ट्रीट में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। सही है, अब देखो ये मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, सही है, ऐसा ही है ना, इसको रेंडर होना चाहिए था ना, या नहीं। स्टेट अपडेट हो रही है, स्ट्रीट के अंदर स्टेट अपडेट हो रही है ना, डाटा तभी तो सेव हो रहा है। लेकिन क्या किया उसने, रेंडर नहीं किया, ये 6 दफा कंसोल चल रहा था वही चल रहा है। ऐसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक करा, अब जाके रेंडर हुआ डाटा और उसने फिर 8 दफा चलाया और फिर उसने जो है ना यहाँ पे आपको बता दिया भाई रेफर डाटा, जो भी उसने रिजल्ट था वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या दिखाया आपको कि यहाँ पे जो न्यू फॉर्म में डाटा हम सारा इंसर्ट कर रहे हैं, ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं ई डॉट टारगेट वैल्यू के थ्रू, सारा डाटा ऑन सबमिट की वजह से, यानी कि जो हमारा यूज कॉल बैक था उसकी वजह से उसने क्या किया, डाटा को मेमोराइज करा और उसने आपका जो कंसोल है उसमें रेंडर नहीं किया जब तक हमने सबमिट पे क्लिक करके उसको बताया नहीं कि हमने डाटा जो है ना चेंज कर दिया। सही है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है या कोई सवाल, पक्का। सही है, तो हमारे इस कॉन्सेप्ट के अंदर एरर कहाँ आ रहा है, यूज मेमो आपको समझ में आ गया और यूज कॉल बैक, ठीक है। ये था एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। मैं समझता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इंडस्ट्री में जाके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है, अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर जिसने अच्छे बंदे ने बनाए होंगे, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ये यूज रैफ। इसको थोड़ा सा हम अभी छोड़ के देखते हैं, अभी हम चलते हैं थोड़ा सा एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है, और फिर इसको इसके बाद हम थोड़ा क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। रिएक्ट ने ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कहीं ना कहीं हद तक खुद ही, री रेंडरिंग वाली है जो है ना, हमें रेंडर नहीं करना, उसने नए हुक्स बताया ना, मैंने आपको दिखाया ना, नए हुक्स उसने ये निकाले यूज वाले, ये यूज वाला आ गया, यूज आईडी, यूज ट्रांजिशन, यूज एक्शन स्टेट। अब ये हम आगे चल के हम रिएक्ट 19 की तरफ देखेंगे ना, तब हम उसको समझ लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम जो उसने ये रिमूव करे ना, तो इसने कैसे फिक्स करी ये चीज़ें, ठीक है। ये सिर्फ इसका कमाल नहीं है, इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी होती हैं। अच्छा, तो मैं अब आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि एक और प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने हमने प्राइवेट राउट बनाया था, ठीक है, बनाया था ना, हमने यहाँ पे यूजर ट्रू करके जो है ना हम उसको टैगल कर रहे थे कि भाई अगर हमारे पास यूजर होगा तो ही हम उस पेज पे लेके जाएंगे, अदरवाइज पेज पे लेके नहीं जाएंगे, या हम काम कर रहे थे, ठीक है। अब सवाल ये है कि मैं यहाँ पे यूजर लेके कैसे आऊंगा, ये बात समझ में आई मेरी। सवाल ये है मेरा कि मैं इस पॉइंट पे यूजर कैसे लेके आऊंगा, कैसे गाइड करूंगी, ठीक है। तो लेकिन मुझे तो बार बार चेक करना है ना इसको, तो
लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे इस सिर्फ यहाँ की जगह और भी जगह यूज़ करना है, तो मुझे बार बार ही लोकल स्टोरेज पर कॉल करके मंगवाता रहना पड़ेगा डाटा को, और देखना पड़ेगा यूज़र है कि नहीं है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम तो समझ लो ये है क्या। सही है, ये हमारी एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है, सही है। ये हमारा क्या है, ऐप डॉट JS, JSX कर दो आप इसको, ठीक है। अब इसके हमारे पास क्या होता है, चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है। अब चिल्ड्रन से कुछ भी हो सकता है, ये चिल्ड्रन हो सकता है इसका, ये चिल्ड्रन हो सकता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे फर्ज करो अभी हमारे पास चिल्ड्रन क्या है, हमारे पास एक लॉगिन भी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्ड भी है, एक तरफ हमारे पास होम भी है ना। अब होम के भी अपने जो है ना चाइल्ड हो सकते हैं, सही है, जिसमें अभी हमने तक बनाए नहीं है, लेकिन वो हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे, सही है। क्या है ये, पंचायत है ये चीज़ें। अब होम के हो सकता है हमारे पास दो चीज़ें हो, उसके भी दो चाइल्ड हो, इसके भी दो चाइल्ड हो सकते हैं। लॉगिन के हमने अभी तक कोई ज़्यादा चाइल्ड नहीं बनाए, लेकिन हो सकता है इसका भी एक चाइल्ड हो, सही है, और उसके भी चाइल्ड हो सकता है, उसी चाइल्ड के हो सकता है हमारे पास दो और चाइल्ड हो, या आर्किटेक्चर बनेगा, या आपको नज़र आएगा आहिस्ता आहिस्ता बनता हुआ, ठीक है। आप बोले यार ऐसा तो होता नहीं है, होता है भाई, एक के अंदर तो चिल्ड्रन इतने होते हैं कि आपकी सोच है, बहुत परेशानी है इसको हैंडल करना, ठीक है। इसी तरह आपका ये कंपोनेंट है, सही है, इसके भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आ रही कहानी। अच्छा, ये हमारे थोड़ा सा आर्किटेक्चर थोड़ा सा बन गया, सही है। ये भी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये बड़ा रिएक्ट का मसला था, अभी फिर इसको भी इन्होंने फिक्स किया नए हुक्स वगैरह से रिलेटेड। अब ये तक हम लोग जो डाटा पास कर रहे थे सारा, वो किस बेस पे करते थे हम लोग, यानी कि अगर मुझे डाटा लॉगिन से इसके चाइल्ड तक भेजना है तो मैं कैसे भेजता था, प्रॉप्स के थ्रू भेजता था, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट आने वाला है प्रॉप्स ड्रिलिंग का, सही है, और ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन है आपका और 100% पूछा जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रन है ये इसका, ठीक है, इसको चाइल्ड वन कर दो इसका, प्रॉप्स ड्रिलिंग इसको कहते हैं, ये रिएक्ट का इशू है। अब लॉगिन से मैंने कुछ डाटा पास किया, कहाँ पे, चाइल्ड वन पे, सही है। अब लॉगिन पे मैंने डाटा क्या पास किया होगा, लॉगिन पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज़र का नाम सेव कर सकते हैं, सही है, ऐसा ही है ना, यूज़र नेम सेव कर सकते हैं, और यूज़र डिटेल्स कर लो पूरा, ठीक है, ताकि यूज़र की डिटेल्स हो जाए, सही है। ये डाटा हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, लॉगिन से, मैंने इसको पास कर दिया प्रॉप्स के थ्रू चाइल्ड के अंदर, ठीक है, तो चाइल्ड में डाटा ट्रांसफर हो सकता है ना इजीली, सही है। तो मैंने समझो इसको ये डाटा मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, बिल्कुल हो सकता है प्रॉप्स के थ्रू। अब चाइल्ड से मैं इसके चाइल्ड में डाटा ट्रांसफर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये डाटा मैंने इधर पास कर दिया इस वाले चाइल्ड के अंदर, सही है। तो ये चीज़ तो पॉसिबल है और हो भी रही है, ऐसा ही है ना, या नहीं। हमने एक डाटा सेव किया लॉगिन पेज पे और हमने उसको पास कर दिया चाइल्ड वन पे, और चाइल्ड से उसके चाइल्ड पे, उसके चाइल्ड से पे उसके चाइल्ड पे, हमें नीड थी हमने कर दिया, ठीक है। ये तो चलता है और ये प्रॉप्स से हमारा काम
हो जाएगा। ऐसा ही है, सब एक्टिव चाहिए मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। समझ में आ रही है तक कहानी? सही है ये, और ये पॉसिबल है, आप भी करके भी देख चुके हो भाई, प्रॉप्स के थ्रू हम डाटा पास कर देंगे आखिरी चाइल्ड तक और मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि अगर मुझे डाटा सिबलिंग में पास करना हो तो मैं कैसे पास करूंगा? आप बोलेंगे सर कोई तरीका तो होगा। भाई अगर मुझे डाटा सिबलिंग में पास करना है, होम पेज पे पास करना है, तो कुछ तो तरीका होगा ना। तरीका क्या होगा भाई? मैं इस डाटा को कॉल कर दूं यहाँ पे app.jsx से, तो मैं यहाँ से तो यहाँ पे पास कर सकता हूँ ना, तो ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा। यानी कि जो मेरी एक्चुअल कॉलिंग होगी वो मुझे करनी चाहिए फिर यहाँ पे app.jsx के अंदर। यानी कि आप कह रहे हो मुझे अगर एपीआई से डाटा मंगवाना है तो मुझे पहले एपीआई को कॉल करना पड़ेगा app.jsx के अंदर, और उसके बाद फिर प्रॉप्स गेम खेलना पड़ेगा। ऐसे ही कह रहे हो ना आप लोग? लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि यही तो प्रॉप्स ड्रिलिंग है। कितना डाटा मैं भेज दूंगा? 1 2 3 4 5, कितना? 1 2 समझ में आता है, 3 समझ में आता है, ये तो 4 5 हो जाएगा डाटा, बहुत सारा डाटा हो जाएगा। यूजर डिटेल्स के अंदर कुछ भी आ सकता है, फोन नंबर, उसका एड्रेस, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये डाटा तो मैं पूरा मतलब एक गेम खेल रहा हूँ, इससे इसके पास, फिर इसके पास के पास, मतलब कितना डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, बिला मजा का। हालांकि जरूरत हमें नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई डाटा मुझे सिर्फ इधर नहीं चाहिए, ये डाटा मुझे चाहिए इधर इसके पास। तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? ऐप से होम पे पास करना पड़ेगा, फिर होम से इस चाइल्ड को पास करना पड़ेगा, फिर इस चाइल्ड से इसको पास करना पड़ेगा। तो ये तो एक गलत तरीका है ना। जो चीज जहां चाहिए वो डायरेक्ट वहां पे मिलनी चाहिए, सही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है ना, ये कहलाता है हमारे पास प्रॉप्स ड्रिलिंग, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रॉप्स ड्रिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक सही तरीका नहीं काम करने का, ठीक है। अच्छा, क्यों सही तरीका नहीं है? क्योंकि भाई मुझे डाटा एक कंपोनेंट में चाहिए ही नहीं है, लेकिन मुझे भेजने के लिए उसको, उसके चाइल्ड तक भेजने के लिए बार बार उसको क्या करना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा उसके पेरेंट के थ्रू, फिर उसके पेरेंट, फिर उसका चाइल्ड, और फिर यूं करते 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 मुझे चाहिए होगा ऐसे नीचे। तो ये तो मेरे लिए मसला है। तो रिएक्ट ने इस मसले को बोला कि भाई आप क्यों इसको ऐसे हैंडल कर रहे हो? आप बना लो एक काइंड ऑफ स्टोर, जहां डाटा स्टोर करो और वहां पे बस सिर्फ कॉल को डाटा वहां ऑटोमेटिकली मिल जाए। कैसे? रिएक्ट ने कॉन्सेप्ट निकाला यूज कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट यानी काइंड ऑफ आपके पास एक स्टोर है, ठीक है। अब मुझे अगर ये डाटा चाहिए यूजर डिटेल्स वाला, मैं इसको स्टोर में सेव कर लूं, सही है। अगर मैं इसको स्टोर में सेव कर लेता हूं तो ये मेरे पास अवेलेबल है किस पे? स्टोर पे अवेलेबल है ना। अब जब मेरे पास स्टोर पे अवेलेबल है तो मुझे प्रॉप्स डीलिंग नहीं करनी, मुझे सिर्फ क्या करना है? इस स्टोर को कॉल करना है उस कंपोनेंट के अंदर जहां मुझे डाटा चाहिए। तो मुझे प्रॉप्स डीलिंग नहीं करनी पड़ेगी, मुझे डायरेक्ट इस डाटा को बस यहाँ ट्रांसफर मिल जाएगा, सिर्फ किसके थ्रू? कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब जरा इसको पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्रॉप्स ड्रिलिंग देगा, लेकिन चलो पहले इसको पढ़ो पूरे को, फिर मैं पूछूंगा इसमें क्या चीज लिखी हुई है। किसी भी पूछ सकता हूँ, किसी से भी, एक्टिव रहना सारे। पढ़ लिया भाई? हाँ भाई, हसन जरा ये बताओ क्या लिखा हुआ है और पढ़ के बताओ। प्रोसेस नोन एज प्रॉप्स ड्रिलिंग, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? क्या बोल रहा है भाई कि रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक फीचर है जो कि इनेबल करता है डाटा शेयरिंग को, सही है, ऐसा ही लिखा है ना, शेयरिंग डाटा अक्रॉस कंपोनेंट विदाउट एक्सप्लिसिटी पासिंग प्रॉप्स थ्रू एवरी लेवल ऑफ कंपोनेंट ट्री। ये जो मैंने आपको बना के दिया कंपोनेंट ट्री था ना पूरा, ये पूरा कंपोनेंट ट्री है।
कि आप ये एक से कंपोनेंट फिर चाइल्ड फिर उसका कंपोनेंट फिर उसका कंपोनेंट, ये चीज़ बनती आती है। आप खुद ही देखोगे जब हम फेसबुक वाला काम करेंगे, देखोगे मल्टीपल कंपोनेंट बनाते जाएंगे हम, ठीक है। तो ये काम तो होता ही है। तो अब इस चीज़ को फिक्स कर दिया रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट एपीआई के कॉन्सेप्ट ने, ठीक है। कैसे फिक्स किया, एक काइंड ऑफ स्टोर बना दिया उसने, और वो डाटा उसने स्टोर कर दिया वहां पर, सही है। अब डाटा स्टोर करने की वजह से क्या हुआ कि ये जो डाटा है मेरे पास जो स्टोर हो रहा है यहाँ पे, ये मुझे अवेलेबल है किसी भी कंपोनेंट के अंदर, जहां मुझे चाहिए मैं सिर्फ उसको कॉल करूंगा और मुझे वहां मिल जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने काम किया है यहाँ पे प्राइवेट राउट तक, अब प्राइवेट राउट तक मुझे यहाँ पे डाटा नहीं मिलेगा, प्रॉप्स डीलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं बन सकेगा यहाँ पे। अगर मैं इस पे प्रॉप डीलिंग का कॉन्सेप्ट डालने जाऊंगा तो मैं मेन डॉट जीसस के ऐप में आता हूँ, ठीक है। तो मुझे यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एपीआई डाटा कॉल करना पड़ेगा, फिर मैं प्राइवेट राउट में पास करूंगा और फिर वो यहाँ पे मुझे पहुंचेगा। तो ये तो मुझे करना ही नहीं है ना। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का सपोर्ट लूंगा और यूजर को सेव कर लूंगा। जब यूजर सेव होगा तो मुझे पता चलेगा भाई यूजर सेव है। हाँ, इसमें मैं लोकल स्टोरेज का सपोर्ट जरूर लूंगा, ऐसा नहीं ले सकता, बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूजर स्टेट ही है। तो आप जब रिफ्रेश करोगे तो वो अपडेट हो जाएगा, सही है। लेकिन ये जो एक कॉन्सेप्ट आपको बचा रहा है ना, क्या बचा रहा है, आपका जो ड्रिलिंग ट्री जो आपका प्रोसेस चलता आ रहा है, डाटा को पास करते हैं उससे पास फिर उसके पास करते वाली, ये आपको उस कॉन्सेप्ट से बचा रहा है, ठीक है। लोकल स्टोरेज तो आपको यूज करना पड़ेगा, डाटा कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा टेम्परेरी तौर पर भी, सही है। यूजर लॉगिन हुआ, हमने तो सेव करा है ना अपने पास यूजर, लोकल स्टोरेज में सेव है हमारा यूजर, तो वो लॉगिन तभी सेव है जब तक वो लॉगिन कर रहा था। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं लोकल स्टोरेज में सेव नहीं करता, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में सेव करता भी हूँ तो वो दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि वो यूज स्टेट का एडवांस वर्जन है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ये समझ लो आप, जो यूज स्टेट आपने यूज किया है उसी को सब यूटिलाइज करोगे इस कहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर, क्योंकि डाटा आपने वहीं पे स्टोर करना है, बस आपने डाटा को सिर्फ एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया। अब वहां से आप डाटा को क्या कर रहे हो, पास करते जा रहे हो जहां पे उसको नीड है, सही है। सिंपल सी बात है, आपने एक जो है ना, समझ लो आपने गुलशन के अंदर एक बुक स्टॉल लिया, आपने पूरा बुक्स वगैरह बनाई और वहां पे आपकी शॉप बन गई, ठीक है। अब आपकी पहली वाली शॉप थी कोई लाहौर में, ठीक है, कराची में आपने पहली बनाई है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मुझे डाटा भेजने के लिए कराची से यहाँ लाहौर से यहाँ भेजना पड़ता, ऐसा ही है ना। लेकिन जब मैं एक स्टोर बना दूंगा उस जगह पे, तो क्या करेगा फिर वो कराची से ही उस बुक स्टॉल से सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा। तो मुझे लाहौर से फिर इस्लामाबाद और फिर यूं मतलब एक ट्री बना के जो है डाटा पास नहीं पड़ेगी, या डायरेक्ट वहां से जो भी डाटा आ रहा है, एक लंबा प्रोसेस से क्या बचना पड़ गया भाई, यहाँ से एक स्टॉल यानी कि एक छोटा सा मैंने एक काइंड ऑफ शॉप ले ली, या मैंने कोई घर पे बुक्स रख दी, वहां से डाटा भेजता जा रहा हूँ, सही है। तो आपका कॉन्टेक्स्ट पे क्या कर रहा है, स्टोर प्रोवाइड करेगा, हम उसमें यूटिलाइज करेंगे डाटा को, और जहां नीड होगी वहां पे भेज देंगे, बस ये काम हमारा होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक बड़ी एप्लीकेशंस हो या छोटी एप्लीकेशंस हो, ये बड़ा इस्तेमाल ज़्यादा होती हैं। अब मैं पढ़ाने को आपको वैसे ही पढ़ा दूंगा, मैं आपको अगर कोई ऐसे पढ़ा देता हूँ, कोई फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यूज स्टेट के थ्रू पढ़ा देता हूँ उसको, सॉरी काउंटर के थ्रू पढ़ा देता हूँ आपको, तो आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में इस पर काम करने बैठोगे ना, तो घंटा समझ में नहीं आएगा ये कैसे करेगा काम, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि इस चीज़ के यूटिलाइजेशन का मकसद क्या था, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस करी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पढ़ा जो है ना उसमें काउंटर के अंदर, जब सामने मेरे पास आ गई चीज़ें ऐसी, तो मेरी भी हवा खुशक हो गई थी, भाई क्या करूँ। पढ़ा तो काउंटर था, बच्चों वाला काउंटर पढ़ा दिया, वो तो ठीक है, वो तो पास हो गया, अब डाटा तो और ज़्यादा खतरनाक आ रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई को देखेंगे, सही है। और फिर हम उस डाटा स्टोर करेंगे, अभी तक जो हमारा डाटा स्टोर हो रहा था डायरेक्ट किसी भी स्टेट वगैरह के ऊपर, सही है भाई। कोई सवाल किसी का इस चीज़ से रिलेटेड। कॉन्टेक्स्ट एपीआई कवर करते करते हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे, यूज रिड्यूसर भी यूज होगा, यूज रिड्यूसर क्यों इस्तेमाल होगा इस चीज़ को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। बचेगा यूजर ऐप, तो ये तो बहुत आसान है, तो इसमें कोई चीज़ मुश्किल वाली है नहीं, तो ये भी बहुत जल्दी से जो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम मूव कर जाएंगे एक 19 की तरफ, और फिर उसको जो है ना यूटिलाइज करके देख लेंगे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ हमारी जो चीज़ चलती रहेगी तो वो भी चलती रहेगी। अब मेरा जो आप लोगों से मैं चाहता था आप लोगों से पूछ लूँ कि अभी हम सुपर बेस तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम सुपर बेस पढ़ना स्टार्ट कर दें इनके साथ, आप लोगों के लिए डिफिकल्टी तो नहीं होगी, अगर है तो फिर उसको फिर बाद में करेंगे, बाद में, ठीक है। यानी कि अभी फिर हम एक स्टैटिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें और फिर उसके बाद जाके उसमें फिर बैकएंड इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, सही है, बेस्ट है। रिडक्स भी बिल्कुल पढ़ेंगे।